नाउ दिस लेक्चर इज़ अबाउट मेकिंग अ सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टडी किया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, उसको हमें एक डायरेक्शन में एक्सटर्नली रोटेट करवाना पड़ता है, तब वो उस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देता है। बट अब आप मोटर को खुद तो नहीं घुमाते हो, ठीक है, तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे उसको। आप ऐसा तो नहीं कि जो फ़ैन है वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो आप उसको एक्सटर्नल अपने आप थोड़े नहीं घुमा रहे हो, तो उसके लिए कुछ हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि जिससे वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए। तो अब हमने ये देखा कि जो उसकी स्टार्टिंग के लिए 2 फ्लक्सेस हमारी प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर सिंगल फेज़ के केस में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, पर अगर 2 फ्लक्सेस हैं हमारे पास, 2 फेजेस हैं और उनके बीच में कोई एंगल है, तो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज़ सप्लाई को, ठीक है, कुछ टाइम के लिए 2 फेज़ में कन्वर्ट करते हैं एक एडिशनल वाइंडिंग का यूज़ करके। ओके, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर मुझे सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है, तो या तो आप उसको एक्सटर्नल खुद घुमाओ, विच इज़ नॉट फिजिबल, प्रैक्टिकल नहीं है वो कि आप मोटर को खुद घुमाओ, ठीक है, और कन्वीनियंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंगल फेज़ को 2 फेज़ में कन्वर्ट करते हैं एडिशनल वाइंडिंग का यूज़ करके, टेम्परेरीली जिसको कनेक्ट किया जाता है। और एक बार मोटर स्टार्ट हो गया, वंस द मोटर है स्टार्टेड, दिस एक्स्ट्रा वाइंडिंग मे बी कट आउट फ्रॉम द सप्लाई। स्टार्ट होने के बाद इसको कट आउट किया जा सकता है। तो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर, उसी को रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। Then we have capacitor motors and we have shaded pole motors, and we will discuss each one of them, ठीक है, one by one. So let's move on. So first of all we will discuss split phase induction motor. तो अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने, एक रोटर है और बाहर स्टेटर है जो सिर्फ मैंने एक वाइंडिंग से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंगल फेज़ सप्लाई है। अब हमने कहा कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें टेम्परेरीली उसको 2 फेज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे वाइंडिंग लगा देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से हम सिंगल फेज़ सप्लाई दे रहे हैं, तो अब जो भी करंट आएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक आपका इधर जा रहा है और एक उस वाले वाइंडिंग में जा रहा है। तो मतलब 2 वाइंडिंग्स हैं। जो ये वाली वाइंडिंग है, ठीक है, दैट इज़ योर मेन वाइंडिंग, और एक जो दूसरी वाइंडिंग होगी वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, और दोनों 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल की दूरी पे। अब यहाँ पे हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, अब ये 2 करंट्स हैं। अब हमें चाहिए कि ये जो दोनों करंट्स हैं ये इनमें कुछ फेज़ डिफरेंस हो, ठीक है, क्योंकि जब करंट्स में फेज़ डिफरेंस होगा तभी वो रोटेटिंग फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम कैसे फेज़ डिफरेंस क्रिएट करें। सप्लाई तो हम खुद दे रहे हैं सिंगल फेज़, तो उसकी वजह से करंट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, मतलब उसका काम सिर्फ स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम हाईली रेजिस्टिव बनाते हैं। तो हम रेजिस्टिव मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग इज़ हाईली रेजिस्टिव, उसके साथ रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं हाई रेजिस्टेंस का। और कैसे कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस इंक्रीज, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो एरिया कम रख के, जो इसमें जो वायर यूज़ होगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो उस तरह से हम इसकी हाई रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, उसको हाईली रिएक्टिव रखा जाता है, मतलब उसका जो वैल्यू आपके इंडक्टेंस की हाई होती है और ये हाईली रेजिस्टिव होती है। तो अब दोनों में फेज़ डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसका करंट आपका इसके विद रिस्पेक्ट लैग करेगा और इसमें जो करंट होगा वो ऑलमोस्ट इसके फेज़ में होगा। तो 2 करंट्स जो बन गए उनमें फेज़ डिफरेंस होगा, और अब उनकी वजह से जो फ्लक्स बनेगी वो रोटेटिंग बनेगी, और रोटेटिंग फील्ड जब इसके साथ लिंक करेगी तो मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी।
तो अब एक फेज़र डायग्राम देखते हैं। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना लो। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और यहाँ पे हाईली रेजिस्टिव है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और साथ में एक स्विच भी बना लेना, और ये मेन वाइंडिंग है। अब हम फेज़र डायग्राम देखेंगे। तो वोल्टेज का सपोज फेज़र ये है। तो अब जो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टिव है, तो वहाँ पे जो करंट होगा वो नियरली इसके फेज़ में होगा, मतलब फेज़ एंगल वोल्टेज और करंट में कुछ कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सपोज ये आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है। अब मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है, तो उसका जो करंट है वो बहुत ज़्यादा लैग करेगा वोल्टेज से, ठीक है। तो इतना करेगा, पूरा 90 नहीं बना रहे क्योंकि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती है। तो यहाँ पे ये मेन वाइंडिंग का करंट है। अब जो दोनों वाइंडिंग के करंट हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों में एंगल है। तो इस तरह से इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स बनेगी वो रोटेटिंग होगी, और जो नेट करंट यहाँ से आएगा वो इन दोनों का फेज़र सम होगा। उसको भी मैं बना देती हूँ पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल करंट है, फेज़ करंट, वो ये है। तो बस आपको ये याद रखना है कि हम कैसे फेज़ डिफरेंस प्रोड्यूस करें। उसके लिए हम दो कॉइल्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने सिंगल फेज़ एसी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, इसीलिए हम इसको स्प्लिट फेज़ बोल रहे हैं। एक की रेजिस्टेंस हाई रखती है, एक की इंडक्टेंस हाई रखती है, जिस वजह से दो ब्रांचेस में करंट्स में फेज़ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, और उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगी उनमें भी फेज़ डिफरेंस हो गया, और फ्लक्स रोटेटिंग बनेगी, और जब वो रोटेटिंग फ्लक्स के साथ लिंक करेगी तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अदर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि इस वाले मोटर में जो अल्फ़ा है, दोनों बीच का एंगल वो 25 to 30 डिग्रीज़ के बीच में होता है। दूसरी बात कि जो ये स्विच है, इसका काम है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, मतलब जब आपका मोटर का स्पीड 75% तक हो जाएगा, ठीक है, एक बार जब मोटर रन कर गया तो ये स्विच ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और ये वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो the function of the centrifugal switch is to automatically disconnect the starting winding या auxiliary winding एक ही बात है, once the motor attains 75% rated speed. Next point is जो starting torque होता है वो full load torque पे 1.5 to 2 times होता है starting में जो torque होता है इंडक्शन मोटर में. And the next point is that starting current is 6 to 8 times full load current. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं कि स्टार्टिंग करंट कितने टाइम्स होता है और स्टार्टिंग टॉर्क कितने टाइम्स होता है, ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. नाउ यू कैन राइट सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस यहाँ से. वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग फैंस, मिक्सर ग्राइंडर, फ्लोर पॉलिशर्स, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, ड्रिलिंग एंड लेथ मशीन्स. एक और बात ध्यान देने की है कि इस वाले टाइप में हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस अटैच की थी, इसलिए इस वाले टाइप को हम स्प्लिट फेज़ रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट, ठीक, इंडक्शन मोटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं. स्प्लिट फेज़ रेजिस्टेंस स्टार्ट. आगे हम जो पढ़ेंगे वो भी स्प्लिट फेज़ ही होगा, पर वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होगा, तो वो स्प्लिट फेज़ कैपेसिटर स्टार्ट होगा. So now next type is split phase capacitor motors. ठीक है, I have written it split phase. तो ये भी split phase motor है. तो अगेन इसमें दो वाइंडिंग्स होंगी, एक मेन वाइंडिंग जिसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, एंड एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्टिंग वाइंडिंग. सो मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है, ओके, एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग में प्रीवियस केस में रेजिस्टिव था, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है. ठीक है, अब जो कैपेसिटर है उसको हम परमानेंटली भी कनेक्ट कर सकते हैं और बाद में डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं. वो ठीक है, परमानेंट भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है. डिस्कनेक्ट कर दें एक बार, अगर मशीन स्टार्ट होगी तो भी मशीन रनिंग ही रहेगी. तो अगर हम कैपेसिटर को परमानेंटली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है उसमें टेम्परेरीली कनेक्टेड होता है कैपेसिटर. सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त यूज़ होगा. ठीक है, तो कैपेसिटर इज़ टेम्परेरीली कनेक्टेड.
कैपेसिटर रन मोटर में वो परमानेंटली कनेक्टेड होता है। एंड थर्ड टाइप का कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, उसमें 2 कैपेसिटर होते हैं। एक कैपेसिटर टेम्परेरीली कनेक्टेड होता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और एक परमानेंटली कनेक्ट होता है। तो बेसिकली इन 3 टाइप्स का है। अब हम स्टडी करते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनता है। अगेन 2 वाइंडिंग्स हैं, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये स्प्लिट फेज हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त कनेक्ट रहेगा, तो इसलिए स्विच भी कनेक्ट है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, जो रनिंग कंडीशन में इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ एक बार स्टार्ट करने के लिए उसको रोटेटिंग फ्लक्स चाहिए। एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो इस वाइंडिंग को हम डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो भी मोटर चलता रहेगा। तो अब इसमें हमारा फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। सपोज ये आपका वोल्टेज है इस तरह से, तो जो इस वाले ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट होगा वो कैपेसिटिव होगा, तो मतलब लीडिंग होगा। ठीक है, तो वो इस तरह से कुछ कैपेसिटिव एंगल पे होगा, इट इज़ ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और जो मेन वाइंडिंग है उसको हमने हाईली इंडक्टिव बनाया, तो वो लैग करेगा, नियर काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा। पूरा 90 लैग नहीं बनाएंगे वोल्टेज से, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगी। तो ये आपका मेन वाइंडिंग की वजह से करंट बनेगा। अब 2 फ्लक्सेस में यहाँ पे एंगल बन जाएगा कुछ, और जो इनका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं, ये आपका जो नेट करंट है वो आ जाएगा। अब इस केस में जो अल्फ़ा है, दोनों करंट्स के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो 80 डिग्री के करीब होता है। ठीक है, तो इसमें लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो साइन ऑफ अल्फ़ा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि अब यहाँ पे 80 डिग्रीज आ रहा है, तो साइन ऑफ अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो टॉर्क इसमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादा एंगल है दोनों के बीच में एज़ कम्पेयर टू जो हमने पिछला रेजिस्टेंस स्टार्ट देखा था। और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो इसमें भी प्रीवियस वाले केस की तरह ही, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, जब मोटर 75 to 80% रेटेड स्पीड हो जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेट करता है। नाउ अगर हमने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी चेंज करनी हो, तो हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल्स इंटरचेंज कर देंगे। या तो हम मेन वाइंडिंग के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देंगे, या हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देंगे, पर दोनों के नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों के करेंगे तो रिजल्टिंग जो रोटेटिंग टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा। तो या एक के करेंगे या किसी एक का करेंगे, मतलब। सो थ्योरी है ये, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टर्मिनल कनेक्शन of either main winding or auxiliary winding, but not both. Next type is split phase capacitor run motor. अभी हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर किया, जिसमें कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त यूज़ था, अदरवाइज डिस्कनेक्ट कर दे रहे थे। अब रन मोटर है, इसमें कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट रहेगा। तो बस डिफरेंस ये है कि इस केस में यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया है। ठीक है, तो पॉइंट्स इसके मेन पॉइंट्स हैं कि कैपेसिटर इज़ परमानेंटली कनेक्टेड, हमेशा कनेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज़ नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच टू डिसकनेक्टेड, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस कैपेसिटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड देयरफॉर पावर फैक्टर इज़ इम्प्रूव्ड, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट है तो कैपेसिटर से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होती है, तो ये टाइप ऑफ मोटर में पावर फैक्टर हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर को हमेशा कनेक्ट करना है, सिंस कैपेसिटर हैज़ टू बी कनेक्टेड परमानेंटली, देयरफॉर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स आर नॉट यूज। ठीक है, जो स्टार्ट मोटर्स थे उसमें इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स यूज़ होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कम टाइम के लिए अगर चलाना है, पर यहाँ पे तो परमानेंट हमेशा ही कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स डैमेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में, तो वहाँ पे पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है। एंड जो मेनली इसके यूजेस हैं वो जैसे सीलिंग फैंस, टेबल फैंस, रूम कूलर्स एक्सेट्रा। और जो पिछली वाली मोटर थी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसके मेन यूजेस हैं आपके रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, आप लिख लेना, उसमें ऐड कर लेना, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, एंड देन इट इज़ यूज्ड इन कंप्रेसर्स, ये हम
कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के यूजेस लिख रहे हैं, ठीक है। पंप्स तो आप वहीं पे ऐड कर लेना, क्योंकि हमने पीछे उसके यूजेस नहीं लिखे हैं। सो द थर्ड टाइप इज़ कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो इसमें दो कैपेसिटर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। एक परमानेंटली कनेक्टेड है, हमेशा कनेक्ट रहेगा, और एक आपका स्टार्टिंग के वक्त कनेक्ट होगा, और जैसे मोटर स्पीड अप होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वही हमने लिखा है, टू कैपेसिटर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग स्टार्टिंग, लार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ठीक है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, एंड लेटर डिस्कनेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल स्विच। स्मॉल कैपेसिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड ड्यूरिंग रनिंग एज वेल एज स्टार्टिंग, ठीक है। जो रनिंग कैपेसिटर है दैट इज़ ऑफ स्मॉल वैल्यू एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। देन स्टार्टिंग कैपेसिटर इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर हाई कैपेसिटेंस का है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट होना है तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर वहाँ पे यूज़ करते हैं। और रनिंग कैपेसिटर पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है, एंड इसको हम स्टूडियोज़ हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं इस टाइप की मोटर को, ठीक है, जहाँ पे हमें नॉइज़लेस ऑपरेशन चाहिए। तो दैट इज़ अबाउट सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर।